हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम सब चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मांड के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी बिंदु पर आगे हम चर्चा करते हुए आज का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं वह है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। जी हाँ, हम सोलर सिस्टम, सौर मंडल के संदर्भ में आज चर्चा करने जा रहे हैं और सौर मंडल में हम विभिन्न बिंदुओं पर इसके चर्चा करेंगे। न केवल हम आज ग्रहों के बारे में, ये जो ग्रह हैं ग्रहों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, इसके साथ ही साथ तारों, इन ग्रहों के विशेष गुणों के संदर्भ में भी हम अध्ययन करने जा रहे होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम सब यह भी सीखेंगे कि आखिर इस सौरमंडल से के टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, और मैं तो यह भी कहूं कि जहां भी जीएस से क्वेश्चन उठते हों, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, जहां जीएस से क्वेश्चन आता हो, जीके से क्वेश्चन आता हो, वहां सौरमंडल नामक टॉपिक से क्वेश्चन आना तो निश्चित ही हो जाता है। तो आइए ज्यादा आगे चर्चा को न बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सब सीखेंगे इस सौरमंडल के संदर्भ में। सौरमंडल, जैसा कि मैंने आपको ब्रह्मांड वाले चैप्टर में समझाया ही था कि ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड, जैसा कि मैंने बताया था कि एक असीमित एवं अनंत निकाय होता है, उसी का एक टॉपिक मैंने उसमें नाम भी लिया था सौरमंडल का। अब सौरमंडल क्या होता है? सौर जो सूर्य है, सौर का मतलब सूर्य होता है और मंडल मतलब इसका समूह होता है। और यह जो पूरा समूह होता है, चाहे हम उसमें ग्रहों की बात करें, तारों की बात, जब हम तारों की बात करेंगे तो एक बार यहाँ विशेष संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम तारों की, आकाशगंगाओं की बात करेंगे, मंदाकिनियों की बात करेंगे, उल्कापिंडों की बात करेंगे, तो वहां बात आती है ब्रह्मांड की। वो सब ब्रह्मांड के भाग हैं। पर जब हम सौरमंडल की बात करेंगे तो जो ब्रह्मांड का एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा भाग है सौरमंडल, और सौरमंडल में हम अध्ययन करते हैं विशेषकर इसके ग्रहों के संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में, और इसके जो कुछ पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड हैं या कुछ धूल कण होते हैं, उनके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तव में जो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, इसके संदर्भ में, जैसा आप भी जानते होंगे कि सूर्य की जो ऊर्जा है यह अनंत एवं असीमित ऊर्जा है। इसकी ऊर्जा का अनुमान देखिए, सूर्य जो है, सूर्य की ऊर्जा जो है, इसके संदर्भ में आप सुने होंगे, सूर्य की ऊर्जा जानते हैं कि कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। इसके संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत है, वास्तव में जो सूर्य है, सूर्य में तीन चीजें हैं। एक तो पहला हाइड्रोजन, क्या है? हाइड्रोजन, जो लगभग कितना 71%, कितना 71% लगभग सूर्य में हाइड्रोजन गैस है। फिर आता है हीलियम की बात। ठीक उसी प्रकार लगभग 26.5% हीलियम गैस है, 26.5% हीलियम गैस है, और बाकी जो बच गई लगभग 2.5% अन्य गैसें हैं। क्या हैं? अन्य गैसें हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर जब हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो फिर और अन्य गैसें, कुछ अन्य गैसें हैं, तो फिर इनसे मिलकर के क्या वास्तव में ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत कहां से उत्पन्न करता है? यहां हम जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि जो यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जब हीलियम से क्रिया करता है, हाइड्रोजन जब क्रिया करता है तो हमें सबसे पहले हीलियम देता है। क्या बनता है? 2He4 बनता है। क्या बनता है? जब दो हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं ये आपस में क्रिया करते हैं तो हमें हीलियम प्राप्त होता है, और उसके साथ ही साथ हमें ऊर्जा का भी भंडार प्राप्त होता है। जो ये इतनी बड़ी असीमित ऊर्जा आप देखते हैं सूर्य के पास, यह कोई और नहीं बल्कि यही ऊर्जा होती है जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में क्रिया करके हीलियम बनाते हैं, तो हीलियम के साथ साथ वो ऊर्जा भी देते हैं। और यही जो ऊर्जा है वो इतनी असीमित ऊर्जा के रूप में आप देखते हैं।
सूर्य के पास आप जानते होंगे कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। आप पढ़े होंगे कि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है और इस प्रकाश का मेन कारण जो है यही हाइड्रोजन, यही रिएक्शन जो है वह इस प्रकाश का मुख्य कारण साबित होता है। अब हम चर्चा करते हैं, चूंकि ऊर्जा तो यहाँ से निकल रही है, अब इस ऊर्जा के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो ऊर्जा जो है चूंकि असीमित ऊर्जा है तो ऊर्जा जो है सूर्य की प्रत्येक सतह पर समान तो है कि नहीं, इसके संदर्भ में भी आइए हम चर्चा करें। वैसे इसका हम एक नए वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसके संदर्भ में कि सूर्य की जो संरचना है, जब हम सूर्य की संरचना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि सूर्य की विभिन्न परतें क्या होती हैं, सूर्य का वास्तव में आंतरिक भाग जो है वो कैसा है। परंतु आज के वीडियो में ही हम थोड़ी सी झलक उसकी आपको दिखाते हुए उसके संदर्भ में कुछ तथ्यों से अवगत करा देते हैं। जब हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का ये भाग होता है, अगर ये सूर्य है तो सूर्य में आपको पता होगा कि जो मुख्य बिंदु होता है यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन अभिक्रिया करने के कारण जो हीलियम गैस बनती, हीलियम जो बनता है और उससे जो ऊर्जा बनती है, हीलियम के साथ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा के कारण ही यहाँ जो इसका केंद्र होता है, केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार जब हम इसके सतह की बात करते हैं, जब हम इसके सतह की यहाँ बात करेंगे, इस सतह की बात करते हैं तो इस सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ठीक इसी प्रकार जब आपसे यहाँ दो बिंदुओं यहाँ हम देखते हैं कि कुछ धब्बे इसके होते हैं, सूर्य पे कुछ धब्बे भी होते हैं जिनको हम धब्बा बोलते हैं। तो धब्बा जो होते हैं, इनके धब्बों पे जब प्रकाश होता है जिनको हम सौर्य धब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौर्य धब्बा। इन सौर्य धब्बों पे जो प्रकाश होता है वो लगभग इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी जो यह सूर्य है, सूर्य की जो सतह का तापमान है यह कितना होता है? तो आप बताएंगे कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी प्रकार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसके जो यहाँ से सौर्य विकिरण, उसके केंद्र से, इसको हम सौर्य विकिरण बोलते हैं, यहाँ से जब सौर्य विकिरण निकलता है तो इस सौर्य विकिरण का तापमान कितना होता है? इस सौर्य विकिरण का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सौर्य धब्बों की बात करेंगे तो सौर्य धब्बों का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हुए हम जब चर्चा करेंगे यहाँ से जो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है विकिरण का, यह रंगीन प्रकाश होता है। क्या होता है? विकिरण जो होता है यहाँ से रंगीन प्रकाश निकलता है, रंगीन प्रकाश निकलता है और इसको हम बोलते हैं एरोरा। यहाँ से जब निकलता है प्रकाश तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की जो उत्तरीय ध्रुव है, पृथ्वी का जो उत्तरीय ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। जब यह प्रकाश यहाँ सूर्य से निकल करके पृथ्वी के उत्तरीय ध्रुव पर पहुंचता है, यहाँ से निकल करके यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जब पहुंचता है तो इस घटना को, यहाँ पहुंचने की घटना को हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसे आप याद रखिएगा। इसको हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस। ठीक उसी प्रकार जब यही प्रकाश निकल करके दक्षिणी ध्रुव पर आता है तो इसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसे याद कैसे करेंगे? अब इसे याद करना अत्यंत कठिन हो जाता है, तो इसके संदर्भ में आपको बता दूं कि आप चूंकि जानते होंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव है यही इसके पास ही अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, आंतरिक अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। और ठीक उसके प्रकार जब उसके ऊपर हम अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ देखते हैं तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चूंकि दक्षिणी ध्रुव में है तो जो दक्षिणी ध्रुव के पास प्रकाश आएगा उसको हम याद रखेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और जब हमें एक पता चल गया कि एक अरोरा ऑस्ट्रेलिस है तो दूसरा जो होगा वो अरोरा बोरियालिस के रूप में हम याद रखेंगे। क्या? जो दक्षिणी ध्रुव पर आएगा उसे हम बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस
और जो उत्तरी ध्रुव पर आएगा उसको हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं सूर्य के संदर्भ में। हमने विभिन्न बिंदुओं पर आपको अवगत कराया। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सूर्य से संबंधित आपके सामने प्रस्तुत होती है, जिसको आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष आपके सामने प्रस्तुत होती है, जिसे हम जानते हैं सौर ग्रहण के रूप में। किसके रूप में? सौर ग्रहण के रूप में हम देखते हैं। सौर ग्रहण पर जब हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो सौर ग्रहण से क्वेश्चन तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ साबित होता है तो सौर ग्रहण वाला ही टॉपिक होता है, क्योंकि सौर ग्रहण वाला एक ऐसा टॉपिक है, सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सौर ग्रहण क्या है, और फिर सौर ग्रहण में भी पूर्ण सौर ग्रहण क्या है और अर्ध सौर ग्रहण क्या है, या सौर ग्रहण क्या है, या फिर चंद्र ग्रहण क्या है। इसके संदर्भ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए आज हम इसके संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में जब हम देखते हैं ये जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश होती है, यह सूर्य है, और सूर्य का आप जानते हैं कि यहाँ से ये पृथ्वी है, यहाँ से मान लीजिए इसको पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, अगर इस जब पृथ्वी के बीच में चंद्रमा यहाँ आ जाता है, जब यहाँ सूर्य है, यहाँ आप देख रहे होंगे सूर्य है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहीं कहीं चंद्रमा जब आ जाता है तो जो घटना उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं सौर ग्रहण। क्या बोलते हैं? सौर ग्रहण। जब यही चंद्रमा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, पृथ्वी चूंकि जो चंद्रमा होता है यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है, और पृथ्वी जो है यह सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। उसी के संदर्भ में यहाँ जब सौर ग्रहण अध्ययन करते हैं तो सौर ग्रहण में आप देख पाते हैं कि जो यह सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो जो घटना उत्पन्न होती है, अब क्या होता है, कौन सी घटना उत्पन्न होती है, इसके संदर्भ में। क्योंकि जब आप जानते हैं कि कोई भी पिंड यहाँ से प्रकाश स्रोत जा रहा है, यहाँ से एक प्रकाश स्रोत जा रहा है, और ये मान लीजिए किसका अंतिम पॉइंट है जहां इसको प्रकाश को पहुंचना है, यहाँ से प्रकाश स्रोत है और इसमें प्रकाश पड़ रहा है। अगर बीच में हम कोई अवरोध लगा देते हैं तो वह प्रकाश अवरोधक का कार्य कर जाता है, प्रकाश अवरोधक का कार्य कर जाता है, और उतने हिस्से की प्रकाश जो होती है वो यहाँ इस पर पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, और इसी घटना को हम बोलते हैं सौर ग्रहण। इस घटना को क्या बोलते हैं? सौर ग्रहण। सौर ग्रहण बोल देते हैं। अब देख रहे होंगे कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है और कुछ हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब यह सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब यह कैसे होता है? यह जब चंद्रमा इस स्थिति में होता है कि यह सूर्य को पूरा लगभग यहाँ से ढक लेता है, क्योंकि आप जानते हैं, अब आप बोलेंगे कि सूर्य तो बहुत बड़ा है और चंद्रमा बहुत छोटा है तो कैसे ढक लेगा, लेकिन जब आप जानते हैं कि सूर्य इतनी ज्यादा दूरी पर है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को यह जो छोटा सा चंद्रमा है यह इतना अवशोषित तो करने की बात है ही, उसके साथ ही साथ इतना अवरोध उत्पन्न कर देता है कि यह प्रकाश इसके पास तक बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। उस घटना को हम बोल देते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना में जब देखते हैं हम तो यहाँ एक रिंग टाइप का बन जाता है। क्या बनता है? एक रिंग बन जाता है। यहाँ एक रिंग बन जाता है, और इसी रिंग को हम बोल देते हैं, यहाँ से जो रिंग बन जाती है यह रिंग हमें दिखाई देती है वलय के रूप में, इसको हम बोलते हैं वलय। रिंग या वलय के रूप में दिखाई देता है। इस भाग को हम बोलते हैं कोरोना। यहीं से हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना या किरीट के रूप में हम इसे जानते हैं। इस रूप में कोरोना या किरीट के रूप में इसे जानते हैं। अब इस घटना को हम जब यह रिंग टाइप का बन जाता है, इसी घटना को अधिकांश एग्जामों में आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है तो उस दौरान कौन सी एक प्रमुख घटना है जो बहुत फेमस है। तो यहाँ जो रिंग है
यही रिंग की बन जाने की घटना को हम बोलते हैं डायमंड रिंग। डायमंड रिंग की घटना बोलते हैं, डायमंड रिंग की घटना, इसको डायमंड की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमंड की घटना। आपने समझा होगा कि जब यहाँ सूर्य जो प्रकाश स्रोत है, सूर्य प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, बीच में जो चंद्रमा है यह अवरोधक का कार्य करने लगता है, तो वहां पे जो सूर्य का प्रकाश जब पूरी तरह से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो उस घटना को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। और अब सूर्य का प्रकाश जब कुछ हिस्सा नहीं पहुंच पाता है केवल इसका, तो उसको हम बोलते हैं उसको सौर्य ग्रहण बोलते हैं। और जब पूरा हिस्सा नहीं पहुंच पाता है तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण सौर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? पूर्ण सौर्य ग्रहण। अब आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं इन ग्रहों के संदर्भ में। अब ग्रह कैसे गति करते हैं, ग्रह कैसे गति करते हैं, हमने सूर्य के विषय में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त कर ली। अब सूर्य की आंतरिक संरचना के संदर्भ में भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो सूर्य है, सूर्य की जो आंतरिक संरचना होती है, सूर्य से बहुत ही जो गहराई के टॉपिक होते हैं, सूर्य की जो आंतरिक रूप से, मतलब इस सूर्य का बाहरी रूप से तो हमने अध्ययन कर लिया, अब इसके आंतरिक रूप से हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इसमें हम सीख लेते हैं जो तमाम ग्रह आप देख रहे हैं बोर्ड पर, इन ग्रहों के संदर्भ में अध्ययन कर लेते हैं। वैसे हम इन ग्रहों के संदर्भ में एक एक करके भी अध्ययन करेंगे, परंतु हम इसका पहले परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो सूर्य है, चूंकि यह सारे ग्रह जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यह सूर्य है और सूर्य के इधर आगे आपको 8 ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। क्रम इनका क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और लास्ट में आप देख रहे होंगे प्लूटो भी है। प्लूटो को हम क्या बोलते हैं? बौना ग्रह बोलते हैं, बौना ग्रह के रूप में जानते हैं। क्योंकि ग्रहों की भी क्राइटेरिया होती है। ग्रहों की क्या क्राइटेरिया है, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। ग्रहों की क्राइटेरिया होती है कि जो ग्रह होता है इसका एक सबसे पहले तो एक निश्चित आकार होना चाहिए, तब इसको ग्रह की श्रेणी में कब इसे शामिल किया जाएगा। तो इस श्रेणियों को फुलफिल न कर पाने के कारण प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण क्या था, वो एक तो पहले आकार का जो अंतर था, आकार की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। उसी प्रकार जब हम चक्कर लगाने की बात करते हैं, तो चक्कर लगाने की कोई ड्यूरेशन होती है, उसको भी उस क्राइटेरिया को भी यह फॉलो नहीं कर पा रहा था। प्लूटो जो है क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा था। क्या बोलते हैं उसको? चक्कर लगाने, घूर्णन की परिक्रमण की घटना को। अभी हम चर्चा करेंगे परिक्रमण की घटना क्या होती है, घूर्णन की घटना क्या होती है, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु आप एक बार समझ लीजिए कि परिक्रमण की जो घटना है इसको भी प्लूटो फॉलो नहीं कर पा रहा था, और जो आकार का एक स्वरूप, आकार की जो क्राइटेरिया है इसको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। इस नाते इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, और वर्तमान में जो ग्रहों की गिनती हम करते हैं वह केवल 8 करते हैं। क्या करते हैं? 8 ग्रहों की गिनती करते हैं, जिसमें कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, कौन कौन है? यहां देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, कौन? मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, और मंगल फिर बृहस्पति, फिर कौन आता है? शनि, शनि, फिर अरुण और वरुण। यहाँ एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, अरुण और वरुण के संदर्भ में, वरुण की जब बात आती है तो अरुण और वरुण को कभी कभी इंग्लिश नाम भी इसका रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अरुण को हम वेनस बोलते हैं और वरुण को हम नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? अब इसको याद हम कैसे करेंगे इसके संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो इसके हम जब फर्स्ट वर्डों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं क्या बनता है? BSP। बुध का B, शुक्र का S, P से पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी हो गया। अब हम मंगल, बृहस्पति और शनि, MVS, BSP, MVS, मतलब क्या क्या? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि,
और फिर अरुण और वरुण आपको याद ही रहेगा लास्ट में, क्योंकि अरुण और वरुण जो हैं ये लास्ट के ग्रह याद ही हो जाते हैं अक्सर। वेनस और नेपच्यून जिसे बोलते हैं, आप एनपी करके याद इनको भी कर लीजिए, वी एन करके, क्या वी और एन करके। तो हम याद कर क्या, बीएसपी चूंकि आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी है, एमवीएस एक मूवमेंट था, और अरुण और वरुण जो है ये लास्ट में लास्ट ग्रहों के रूप में याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं याद करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आप इस क्रम को बार बार जब डायग्राम को देखेंगे, इस फ्लो चार्ट को आप अपने कॉपी में बना लेंगे और इस डायग्राम को आप बार बार देखेंगे तो यह क्रम आपको याद हो जाएगा आसानी से। और इसके संदर्भ में हम तथ्यों के विषय में अभी आगे चर्चा करेंगे। और हम चर्चा कर लेते हैं कि जो बुध शुक्र चंद्रमा और बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है, इन चारों को मिलाकर के हम बोलते हैं, इन चारों को हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह की श्रेणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। अब ये जो आंतरिक ग्रह हैं ये वास्तव में ठोस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, ये आंतरिक ग्रह जो हैं यह ठोस अवस्था में पूरी तरह से ठोस अवस्था में होते हैं। और जब इसकी आगे हम चर्चा करते हैं इन बाह्य ग्रहों, इस ग्रहों के संदर्भ में, तो इन ग्रहों को जैसा आप देखते होंगे, इनको आंतरिक ग्रह क्यों बोलते हैं, आंतरिक ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह सूर्य के विशेष करीब में होते हैं, और जो करीब में होते हैं तो इनको हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी। ये वास्तव में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है, अध्ययन की दृष्टि से केवल सुविधाजनक बनाने के लिए, अध्ययन को हम सुविधाजनक बनाने के लिए केवल ऐसा करते हैं, इन ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रख करके अध्ययन कर लेते हैं। और ये जो बाकी ग्रह बचे हैं, बाकी के 4 हैं, इनको हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह की श्रेणी में रख लेते हैं। ये 4 जो है इनको आंतरिक ग्रह और 4 जो है बाह्य ग्रह के रूप में। अब अंतर क्यों करते हैं, यही 4 का ही अंतर क्यों करते हैं, तो इसके लिए इसकी भी अवस्था का निर्भर होता है, इनकी अवस्था पर निर्भर करता है। तो जो आगे के 4 हैं यह ठोस अवस्था में होते हैं, और इधर के जो होते हैं यह सारी के सारे चारों गैसीय अवस्था में होते हैं। इसमें होते हैं गैसीय अवस्था में होते हैं। हमने अध्ययन कर लिया आंतरिक ग्रहों के संदर्भ में, बाह्य ग्रहों के संदर्भ में हमने कुछ परिचय प्राप्त कर लिया। अब परिचय हमने इस वीडियो में प्राप्त कर, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके एक एक ग्रहों के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और उसकी गहराइयों में आके क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे एग्जामों में, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम एक छोटे से टॉपिक पर और चर्चा कर लेते हैं, जो हम आपको अभी सूर्य ग्रहण समझा रहे थे। सूर्य ग्रहण की घटना में एक विशेष संदर्भ था कि सूर्य ग्रहण की घटना कभी भी जो होती है वह 8 मिनट से ज्यादा की नहीं होती। वास्तव में तो वह समय 7 मिनट और 32 सेकेंड होता है। कितना, 7 मिनट और 32 सेकेंड का समय होता है, जिसके अधिकतम जो अभी तक का सूर्य ग्रहण देखा गया है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूं, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अभी तक अधिकतम समय तक जो देखा गया है, इसकी घटित होने की अधिकतम समय सीमा जो है वह 7 मिनट और 32 सेकेंड है। कितनी है, 7 मिनट और 32 सेकेंड। परंतु कुछ किताबों में आप देखेंगे तो वहां 8 मिनट भी लिख रखा है। क्या लिखा है, 8 मिनट। तो आप दोनों में से जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा उसे आप टिक कर लेंगे। क्या, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वह 7 मिनट 32 सेकेंड से ज्यादा समय तक नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, इस चीज को भी हम देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि यह सूर्य है और सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब यह घटना घटित होती है। आप देख सकते हैं कि जब यह दोनों, चंद्रमा चूंकि यह पृथ्वी का परिक्रमण कर रही है, और यह जो सूर्य है, यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा कर रही है। अब यहाँ एक विशेष संदर्भ और आता है 2 गतियों के संदर्भ में। क्योंकि आप जानते होंगे, वैसे भी इसका अध्ययन पृथ्वी की गतियां नामक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ भी एक चीज सीख लेते हैं कि जो 2 प्रकार की गतियां होती है, एक परिक्रमण बोलते हैं और दूसरे को हम परिभ्रमण बोलते हैं। परिभ्रमण और परिक्रमण होता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही माइनर अंतर इन दोनों में होता है। एक परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है, जिसको हम घूर्णन भी बोल देते हैं।
क्या बोलते हैं, घूर्णन, रोटेशन नाम आप बहुत सुने होंगे इंग्लिश में। इसको हम परिभ्रमण बोल देते हैं। अब परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है, जब हम बात करते हैं परिक्रमण के संदर्भ में, तो परिक्रमण जो होता है वह मान लीजिए कि कोई यह स्पेसिफिक बिंदु है और इस स्पेसिफिक बिंदु के जब हम चारों ओर इस प्रकार से गति करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह से शुरू किए और यहाँ से इसको इस तरह से कवर किए। जैसे यहाँ हम देखेंगे अब, तो यह सूर्य को अगर हम केंद्र मानते हैं, क्योंकि सूर्य को इस सौरमंडल का केंद्र माना जाता है, तो जब यहाँ से ये ग्रह चक्कर लगाते हैं इस तरह से, ये बुध इस तरह से चक्कर लगाता है, शुक्र इस तरह से, तो ये जो गतियां करते हैं इस तरह से बुध यहाँ से जाता है और इसको पूरा क्रॉस करके सूर्य को इधर से फिर वापस आ जाता है, तो इस गति को ही हम बोलते हैं परिक्रमण। तो क्या बोलते हैं, परिक्रमण। यहाँ सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर जब हम गति करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। अब हम चर्चा करते हैं कि परिभ्रमण क्या होता है। परिभ्रमण क्या होता है, जब किसी एक्सिस पर, अपने ही एक्सिस पर फिक्स रह करके हम इस तरह की गति करते हैं, अपनी अक्ष पर जब घूमता है, कोई भी अपनी अक्ष पर जब घूमता है ठीक इस प्रकार से, तो इस घटना को हम बोलते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण या घूर्णन इसी को बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन इसको बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। तो आप परिक्रमण और परिभ्रमण के बीच में अंतर समझ चुके होंगे। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। आज हमने जो बेसिक परिचय इसके संदर्भ में, क्योंकि आज के वीडियो में हमने केवल सौरमंडल के संदर्भ में बेसिक चर्चाएं की हैं। एक यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक और है, उसके संदर्भ में हम चर्चा कर लेते हैं। वो जो टॉपिक है, जब मैंने आपको बताया ये सारे ग्रह जो हैं यह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो चूंकि सबको समयांतराल तो अलग लगता होगा, लेकिन जब पृथ्वी के विशेष संदर्भ में हम बात करते हैं तो पृथ्वी चूंकि सूर्य, यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और यहाँ पृथ्वी आती है। पृथ्वी जब है और यह पृथ्वी दो तरह से इसकी गतियां करती है, एक तो अपनी अक्ष पर गति करती है और एक सूर्य के इस तरह से गति करती है। एक तो अपनी अक्ष पर खुद घूमते हुए, जिसको हम घूर्णन या परिभ्रमण बोलते हैं, और दूसरा परिक्रमण करती है। क्या करती है, परिक्रमण करती है। परिक्रमण कैसे करती है, इस तरह से, इससे पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे करती है, पश्चिम से, यहाँ दिशा भी विशेष, पश्चिम से पूर्व की ओर यह गति करती है। जब यह परिक्रमण की गति करती है तो यहाँ से यह पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब हम यहाँ जो बताना चाह रहे थे आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि चूंकि आप जानते होंगे कि जब यह वलय के आकार में गति करती है, पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर वलयाकार पथ पर गति करती है, तो यह वलयाकार पथ पर गति करते हुए एक समय ऐसा आता है जब यह सूर्य से सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है, और वह दूरी होती है लगभग 14.70 लाख किलोमीटर। कितनी, 14.70 लाख किलोमीटर दूरी। और ठीक उसी प्रकार एक समय जब यह दूरी यह तय करते हुए आगे बढ़ते हुए इस बिंदु पर पहुंचती है, तो यहाँ इसकी दूरी लगभग 15,21,000 किलोमीटर होती है। कितनी, 15.21 लाख किलोमीटर दूरी इसकी होती है। कितनी होती है, सॉरी यहाँ गलती, 15.21 करोड़, 15.21 करोड़ इसकी दूरी होती है किलोमीटर। और फिर जब हम बात करते हैं इसकी एवरेज दूरी की, तो एवरेज दूरी लगभग 14.98 किलोमीटर होती है। 14.98 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर होती है। इस यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब यह पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक स्थिति में होती है, तो इस घटना को हम उपसौर की घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसौर की घटना। क्या बोलते हैं, उपसौर की घटना। और ये हर बार 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम अधिकतम दूरी की बात करते हैं, तो अधिकतम दूरी की जो घटना होती है इसको हम अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। और अपसौर की घटना प्रत्येक बार 4 जून को होती है। कब होती है, 4 जून को होती है अपसौर की घटना। अपसौर की घटना को समझिए, उपसौर की घटना को समझिए, परंतु अब अपसौर उपसौर की घटना को हम याद कैसे रखेंगे।
आपने बता तो दिया, पर हम याद कैसे रखेंगे? तो अपसर की घटना को आप याद रखिएगा कि जब भी दूरी अधिकतम होगी तो चूंकि अधिकतम दूरी इसलिए अपसर की घटना, अधिकतम तो अपसर की घटना, और अगर न्यूनतम दूरी तो उपसर की घटना, न्यूनतम दूरी तो उपसर की घटना। तो ठीक है मित्रों, आज के वीडियो में हमने सौरमंडल के विषय में इसके संदर्भ में इसके परिचय को प्राप्त किया। आगे के वीडियोज में हम इसके आंतरिक रूप में मतलब डीप में जाकर के अध्ययन करेंगे। सूर्य के संदर्भ में आंतरिक संरचना के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बुध, शुक्र और जितने भी और भी ग्रह हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।